तो बच्चों आज हम प्रथम सत्र में सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? दो महान राज्य। ठीक है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, ओके। तो आज हम दो महान राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो महान राज्य, उसमें से पहला कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज यानी वर्तमान समय का जो उत्तर प्रदेश है उसे कन्नौज के नाम से जाना जाता था, जिसका पहला राजा कौन था? कौन था? किसी को पता है? पीडीएफ दिख रही है, आप पढ़कर बता सकते हो बेटा। तो हर्षवर्धन जिसका समय काल कितना है? ईस्वी सन 606 से 647 तक का। अब हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने पर उनके जो बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी संभालते थे। गौड़ राजा शशांक के धोखा देने से उनकी मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हुई। किसके धोखा देने से? तो गौड़ राजा शशांक के धोखा देने से। और बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। ऐसे विपरीत संयोगों में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन ने थानेश्वर, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पंजाब हरियाणा में राजगद्दी संभाल ली। राज सत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? तो अपनी बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। वनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राजश्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। और इस समय कन्नौज, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश का राज्य राजा बिना का होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। मतलब कि जो देवगुप्त था, देवगुप्त को हराने के बाद जो मालवा का जो राज्य था उसको हर्षवर्धन ने अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई राजा नहीं था, इसके लिए उस राज्य को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण, उसके पश्चात उसने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप, जिसे असम के नाम से जाना जाता है, के राजा भास्कर वर्धन के साथ लड़ाई चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक को परास्त किया और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया और मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी वह निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो बच्चों, मैंने हर्षवर्धन के बारे में इतनी चर्चा की, आपको सुनाई दिया? ओके। अब जो है, अब हर्षवर्धन का जो है वो समय काल पढ़ चुके। उसके बाद हर्षवर्धन का शासन और संचालन के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र पर हर्षवर्धन स्वयं देखरेख करता था। निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था। अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग जो था वो संचालन हेतु और शेष 2 भाग जो थे वो प्रजा कल्याण और धार्मिक कल्याण के लिए थे। संचालन में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित था। सद कार्य करते समय वह भोजन करना भी भूल जाता था। तो इस तरह जो है हर्षवर्धन की जो दिनचर्या थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। एक पहला भाग संचालन और शेष 2 भाग जो थे
एक धार्मिक कार्य के लिए था और एक प्रजा कल्याण के लिए था। अब हर्षवर्धन के समय में संचालन करने के लिए उसने क्या किया था? मंत्रियों में सेनापति, प्रतिहार मतलब द्वारपाल, संधि विग्राहक मतलब विदेश मंत्री, राजदूत, परम राज्य मंत्री, महादंड नायक जिसको मुख्य न्यायाधीश, अक्षपटलिक जिसको पंजीकरण करने वाला आदि थे। ये हर्षवर्धन राजा जो थे, जो सम्राट थे, उनके मंत्री थे। हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रति वर्ष वह एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था और हर 5 वर्ष पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करता था। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर पर के आभूषणों के खाली हो जाने तक दान करता रहता था। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाणभट्ट हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी महान रचना हर्षचरित, कादम्बरी और संस्कृत साहित्य की जो है वो अद्वितीय स्थान रखती थी। तो हर्षचरित कादम्बरी किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। और सम्राट हर्षवर्धन स्वयं ही साहित्यकार थे। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? तो उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक उन्होंने लिखे थे। सम्राट हर्षवर्धन के समय की कई महत्वपूर्ण बातें वो किससे जानने को मिलती है? तो हर्षचरित की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने की है, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन के समय की कई महत्वपूर्ण बातें उसमें लिखी है। अब ये जो है हर्षवर्धन का साम्राज्य, तो आप देख सकते हो ये जो आपको ये जो गुलाबी आपको ये मानचित्र में दिख रहा है, ये जो है हर्षवर्धन का जो है वो साम्राज्य है। ठीक है ना? उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। तो हर्ष ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दान में दिए थे। लौह, स्वर्ण और पारा की भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे। और बच्चों, नालंदा विद्यापीठ में क्या करना था? तो प्रवेश करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी विद्यार्थियों को उस समय में। वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उनको नालंदा विद्यापीठ में जो है वो क्या होता था? तो शिक्षा दी जाती थी, उनको प्रवेश दिया जाता था। और नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? निःशुल्क थी। और नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का जो नाम है, क्या था? धर्मगंज नाम था। उसके बाद कैसा था लोगों का जीवन? उस समय लोगों का जीवन कैसा था? तो तत्कालीन नगर और गांव के चारों तरफ किलेबंदी थी, मतलब ऊंची ऊंची दीवारों से जो नगर था, गांव था, वो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। उनमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण थे। पर्दा प्रथा और अंतर जातीय विवाह प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उसकी बनावटों के उपरांत गेहूं, चावल, फल
और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। लोग सादा, सफेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल माला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता है। मनोरंजन में शतरंज और चौसर प्रचलित था। ये उनका क्या था? खेल था। नट और मदारी गांव में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। जमीन महसूल 1:6 मतलब उत्पादन का छठा भाग जितना नहिवत लिया जाता था और आंतर और बाह्य व्यापार वेश्यों के हस्तक्षेप। व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ बंदरगाह, जो वर्तमान भरूच के नाम से जाना जाता है, तक एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्के का चलन था। गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत तथा इमारती लकड़ी का गृह उपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। हर्षवर्धन के युग के दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा सर्वधर्म समभाव की भावना थी। अब आपको इधर एक चीनी यात्री का चित्र दिखाई देगा, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो ह्यूएन सांग। तो ये एक चीनी यात्री ने दैन नंदिनी के आधार पर, वह चीनी यात्री कौन था? तो ह्यूएन सांग। और ये जो नक्शा है, तो ये जो वो चीनी यात्रा के मतलब यात्रा का नक्शा दिया गया है। तो ये किसके समय में आया? तो बच्चों, जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के समय काल में आया। तो ह्यूएन सांग का जो समय काल है कितना है? 629 से 645। हर्ष के समय काल में यह चीनी यात्री कहाँ आया था? तो भारत। और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए ह्यूएन सांग ने 5 वर्ष तक जो नालंदा विद्यापीठ में रहकर उसने अध्ययन किया और 15 वर्ष तक ह्यूएन सांग ने भारत के अलग अलग भागों में घूमकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति का वर्णन लिखा है। और ईस्वी सन 1645 में वह मध्य एशिया के रास्ते चीन लौटा। वह कई पुस्तकें, अवशेष और मूर्तियां साथ ले गया। उससे पहले सम्राट हर्ष पूरा आयोजित प्रयाग की छठी बौद्ध धर्म परिषद में भी हाजिरी दी। अब जो ह्यूएन सांग ने लिखा है कहाँ अपने पुस्तक में कि हर्षवर्धन ने राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन कैसा था? सादगीमय, सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। छल कपट का वचन भंग को पाप कर्म समझा जाता था। अभी तक हमने जो जानकारी प्राप्त की वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? तो उत्तर भारत, जिसमें कन्नौज, उत्तर प्रदेश की बात, आसाम की बात इत्यादि की बात की गई है। अब हम वातापी मतलब दक्षिण राज्य की बात करेंगे। वहां का जो राजा था वो कौन था? पुलकेशी था। तो इसी समय दक्षिण भारत में राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था, जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी, और वह राजा था पुलकेशी द्वितीय। अब इनके राजगद्दी का सफर कैसा था बच्चों? तो दक्षिण भारत में चालुक्य सोलंकी वंश वातापी नगर, जिसको बाद में कर्नाटक में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था, उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहां का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके राष्ट्र ध्वज में वराह अवतार का चिन्ह था। पुलकेशी द्वितीय या पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसका समय काल कितना है? 610 से 642। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले लाट, जिसको दक्षिण गुजरात कहा जाता है, और बाद में गुर्जर, जिसको उत्तर गुजरात कहा जाता है, ये दोनों को उसने जीत लिया। कृष्णा और गोदावरी के बीच के वेगी प्रदेश पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने एक खूब सुंदर नगर बनाया था।
जब कनौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा था, तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ लेता जा रहा था। मतलब ये दोनों अब आपस में टकराने वाले थे। ये दोनों महान राजा, जो महाराजा था, नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया और इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई और हर्ष पुलकेशी द्वितीय जो थे वो विग्रह से कनौज का साम्राज्य नर्मदा तक ही सीमित रह गया। पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसी तरह कला का भी शौकीन था। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी के समय के बने हैं। ह्यूएन सांग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंचा। उसके वैभव विलास की ह्यूएन सांग ने खूब बड़ाई की। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे और इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा कौन सी, दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था। हर्ष और पुलकेशी दोनों समकालीन राजा थे, परंतु हर्ष जो था वो कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गया। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय जो है उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु जो है 642 में हुई और हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई उसके 5 साल बाद हुई। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। और यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। बच्चों आपको समझ में आया? आया ना? ओके, तो इसका आप स्वाध्याय देख रहे हो ना? स्वाध्याय उसको आपको घर काम में नोटबुक में लिखना है, ठीक है? हाँ, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट पाड़ के स्वाध्याय आपको भेज देती हूँ और आपको ये घर काम में करना है, ठीक? और किसी को कोई प्रॉब्लम? किताब नहीं है, किताब पुरानी ले लेना ना बेटा। ऐसा किसी की होगी ना, ले लेना। ओके ओके ओके, आप सब लीव हो जाओ, मीटिंग पूरी होती है आपकी, ठीक है?